बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का हेडिंग है जी, जो पहला हेडिंग हम डिस्कस करेंगे ये मुख्तसर सही है। ये थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के साथ थ्योरी में है ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए, जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये ख़ास अहमियत का हामिल है, और ख़ास अहमियत इसकी है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में शामिल है, ये पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने लगे। हेडिंग दिया है जिसने मोनोसैकेराइड्स आर रेडियोसिलिकेट्स, ये आपकी बुक का हेडिंग है। मैं सिंपल लफ्जों में बयान करूंगा इसको। लफ्ज है रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स की हम अगर क्लासिफिकेशन करें केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन की बेस पे, तो ये इसके दो बन जाएंगे। जैसे रिडक्शन का लफ्ज जहाँ पे आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हमेशा इकट्ठे होते हैं, रिडॉक्स आप इस नाम से बात करते हैं। मोनोसेक्राइड्स को आसानी से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है सिंपल से ऑक्सीडाइज एजेंट की मदद से, मसलन फेरिक आयन की मदद से, क्यूप्रिक आयन की मदद से, और इस तरह के और भी कुछ आयन कर सकते हैं ऐसा काम। ऐसी शुगर जो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर का नाम दिया जाता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने इसको सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर डिस्कस करना है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टेस्ट के नाम भी बताऊंगा आपको मैं, दो तीन जो टेस्ट हैं इसके लिए, जो आपके सिलेबस में शामिल है और वो आपको आने चाहिए। बेबी अब में से कुछ बच्चों ने ये नाम एफएससी से याद रखे हों। एक टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट, दूसरे का नाम है फेरलिंग टेस्ट, और ऐसे ही टॉलरेंट टेस्ट है जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये तीन मैंने मशहूर टेस्ट और भी हैं इसके अलावा, मैंने जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं तीन, उन टेस्ट की सिर्फ नेम ली है आपके सामने। और ये वो टेस्ट है जिसकी वजह से हम एक शुगर को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बयान करूँ टेस्ट के रेफरेंस से, चूँकि फेलिंग और बेंडिक टेस्ट ज़्यादा मशहूर टेस्ट हैं इनकी पहचान के लिए। जब आप फेलिंग या बेंडिक सोल्यूशन के साथ किसी शुगर को हीट करते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर उसका कलर चेंज है, शुरू में कलर टेस्ट सोल्यूशन का ब्लू होता है, अगर वो कलर चेंज होकर ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड हो जाए, तो उसका मतलब है वहां पे रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। फाइनल जो कलर है वो रेड होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अगर कंसंट्रेशन कम हो तो ऑरेंज, उससे भी कम है येलो, अगर बहुत कम मिकदार में शुगर है तो उसका कलर आपको ग्रीनिश नजर आएगा। याद रखिए कि ये जो कलर है ये कंसंट्रेशन के ऊपर बेस करता है। और एक बहुत मशहूर टेस्ट, अब आजकल ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत मशहूर टेस्ट, पिछले कोई 100 150 साल तक ये टेस्ट होता रहा, चलता रहा। आप समझते हैं पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत से मुल्कों में शुगर के बहुत से पेशेंट होते हैं। बहुत से बंदे कहते हैं मुझे शुगर हो गई है, मेरी शुगर हाई हो गई है, मेरी शुगर डाउन हो गई है। शुगर बीमारी है जिसमें पेशेंट के यूरिन के अंदर शुगर मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद होता है। अगर वो कहीं पे अपना यूरिन गिराता है जमीन पे, तो चूंटियां वहां पे आना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे पेशेंट के जिस्म से, उसके सांस से स्पेसिफिक स्मेल आती है। और वो एक अलग मसला है, हमने सिर्फ यहाँ पे उस रेफरेंस देख लें। उसके यूरिन में अगर बेंड्रिक सोल्यूशन या फेलर सोल्यूशन डाल के हीट किया जाए, तो उसका कलर भी ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड कलर का हो जाता है, और बस उससे अंदाजा होता है कि उस बंदे में उसके यूरिन में कितनी शुगर आ रही है। थोड़ी मितान में ग्रीन हो तो बहुत थोड़ी है, रेड हो तो बहुत ज्यादा है, येलो हो तो ज़रा वो 2+ से शो करते हैं, ऑरेंज हो जाए तो 3+ से, अगर रेड हो तो उसको 4+ के साथ जो खतरा, इंतहाई खतरे को शो करते हैं। ये है जी वो टेस्ट जो कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी शामिल है। मैंने दो टेस्ट का नाम लिया है, बेंड्रिक्ट और फैलन। दोनों का प्रोसेस एक ही है। टेस्ट ट्यूब में गिवन सोल्यूशन है, जितने मिसाल पे सोल्यूशन लिया है, बल्कि आपने 1 ml सोल्यूशन लिया, उसमें 1 ml ही फैलन सोल्यूशन या बेंड्रिक्ट सोल्यूशन डाल दें और उसको हीट करें थोड़ी देर के लिए। हीट करते करते 1 2 3 मिनट के अंदर अंदर उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है तो। अब ये जो कलर चेंज होती है, होता क्या है कि उस बेंडेड या फैलन सोल्यूशन में ये CO+2 आयन मौजूद होते हैं। जब मोनोसेट के वजह में हीट करते हैं तो वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉपर मेटल जो है वो ब्राउनिश रेड से कलर की होती है। कम मिकदार में वो ग्रीनिश, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो येलो, और ज्यादा होगी तो ऑरेंज, और बहुत ज्यादा हो तो वो हमें रेड कलर में मेटल मेटेलिक कॉपर डिपॉजिट होती नजर आएगी, और सोल्यूशन का रंग जो है वो रेडिश हो जाएगा। कल ये है जो टेस्ट। एक टेस्ट मैंने जो नाम लिया था इससे पहले, ये दो टेस्ट ये थे, तीसरे टेस्ट का जो नाम लिया था मैंने, उसका नाम था टॉलन टेस्ट, आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो एक तो जो डाइसेक्ट एटम वो भी वो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। बहरहाल वो भी रिड्यूसिंग शुगर को भी टेस्ट करने के लिए होता है।
अब यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है। इस क्वेश्चन में इसने दिखाया हुआ है कि इसमें क्या चेंज आती है, क्या होता है। और ये हेडिंग है जी ऑक्सीजन ऑफ, ये तस्वीर आपके सामने है जी, तस्वीर को और से देखिए। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज अब ऑलरेडी जानते हैं चेन फॉर्म और लीनियर फॉर्म, इसको हम फ्यूचर फार्मूला भी कहते हैं और इसको रिंग फार्मूला का नाम देते हैं। ये मौजूद है दोनों चीज़ें पानी के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। जब हम वो गिवन सोल्यूशन, टेस्टिंग सोल्यूशन डाल के, जिसमें कि कॉपर आयन मौजूद होते हैं, ये कॉपर आयन रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे पहले स्टेप में इसमें, और अगले स्टेप में ये मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और मॉलिक्यूल को चेंज कर देंगे, और उसके चेंज होने से हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा सिर्फ मोनोसेक्राइड की मौजूदगी में ही हो सकता है। ये है जी वो टेस्ट, और टेस्ट का बैकग्राउंड बेसिस। जी कल ये किसी बच्चे ने पूछा था आपसे या किसी और क्लास में से, किसने पूछा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में? जी आपकी क्लास का बच्चा था या किसी और क्लास का था जिसने ये सवाल पूछा था? मैंने कहा था कि ये अभी हमने शब्द पढ़ा नहीं है, आगे नो सर, हमारी क्लास में नहीं पूछा। चलें, वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा तो बिल्कुल। चलें, ये है जी हेडिंग आपके सामने है जी डाइसैकेराइड, जो कि अब मॉन्स्टर हमारे खत्म हो गए। हमारा अगला हेडिंग है डाइसैकेराइड्स, और ये सामने तस्वीरें हैं। सबसे पहले नाम का तारुफ। जब दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं, उनके मिलने से जो चीज बनती है वो डाइसैकेराइड कहलाती है, जिसका मतलब है ऐसी शुगर्स में दो यूनिट मौजूद हों और वो यूनिट मोनोसेकेराइड्स होते हैं। आप इसमें तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज वजाहत हो चुकी है। अगर ये दोनों करीब आए तो इनके आने से रिएक्शन होगा, और हाँ इसमें बल्कि अगर आप तस्वीर को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि रिएक्शन जो है वो टू साइड है, यानी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से ये माल्टोस बनेगा और पानी का मॉलिक्यूल खारिज होगा, इसका ऑपोजिट। तो अगर इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो पानी ऐड करना पड़ेगा। ये पानी ऐड होकर दिखाया गया है, और ये हाइड्रोलिसिस का रहेगा रिएक्शन, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब दोनों मिलते हैं तो ये कंडेंसेशन है, और जब दोनों टूट के सेपरेट होते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। जब कंडेंसेशन होती है तो पानी निकलता है, और हाइड्रोलिसिस के लिए पानी इसमें ऐड करना पड़ता है। तो बड़ा अब चेक कीजिएगा, चूंकि ये फार्मूले दोनों डिस्कस हो चुके हैं। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज दोनों का फार्मूला इससे पहले डिस्कस हो चुका हुआ है। ये दोनों मॉलिक्यूल आमने सामने हैं, करीब आ रहे हैं। ये दोनों, इधर से ये OH और इधर से ये H, ये दोनों मिलेंगे तो ये पानी बनेगा, जिसको रेड कलर में शो किया गया है। एक तरफ से OH निकलेगा, एक तरफ से H, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये चेक कीजिएगा, इसको जोड़ को खास तरीके से दिखाया गया हुआ है। दरमियान में एक O यानी ऑक्सीजन मौजूद है। इधर से इसका कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन 4 है, याद रखिए। इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई है, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज इस नंबर में कैसे है, इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। एक्चुअली बॉन्ड COC लिंकेज है, एक्चुअल लिंकेज है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। और इस COC लिंकेज को टेक्निकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पे आपकी बुक के अंदर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया गया। यहाँ पे O का मतलब है ये ऑक्सीजन है, जो दो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, दो शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को मिला रही है। बॉन्ड लिंकेज एक ही माना में इस्तेमाल होता है। और इस तरह से दोबारा याद रखना है कि जब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोस, और जब माल्टोस टूटता है उसके टूटने से ग्लूकोज बन जाते हैं, दो मॉलिक्यूल। टूटने के लिए पानी चाहिए, और जब वो बनता है तो पानी हमारे एक प्रोड्यूस होता है। ये है जी ऑल अबाउट के डाइसैकेराइड किस तरह से बनते हैं, और ये सिर्फ माल्टोस के बनने के लिहाज से दिखाया गया है। तो हम इसमें तमाम बेसिक प्रिंसिपल आपके सामने मौजूद हैं। जी ये माइक बंद रखेंगे ध्यान। आप लोगों को मैं कह चुका हूँ कि अपने माइक्स आप लोग करते हैं, क्योंकि आपके घरों से जो शोर की आवाज़ आती है, मेरे भी घर में शोर होता है, मुझे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है इसको। और ज़ाहिर है कि आप लिए तो उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, आपकी बात सुनने को नहीं होगा घर में। तो अपने माइक्स आप रखा करें जब तक कोई मजबूरी ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो। माइक्स को आप रखें, और ये इतनी देर में ये हिल गया, अब इसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ये हम बहुत आगे चले गए हैं। जी अभी चूंकि मैंने डाइसैकेराइड में से माल्टोज की फॉर्मेशन तो आपको दिखा दी है और डिस्कस कर दी है। बाकी जो दो मशहूर मारूफ हैं, सुक्रोज के नाम से हर बच्चा वाकिफ है।
सुक्रोज वो आम चीनी है जिसको केन शुगर कहते हैं, चूंकि हमारे यहाँ ये गन्ने से हासिल होती है। ये चीनी चुकंदर से भी हासिल हो सकती है, और यूरोपीय मुल्कों में चुकंदर से ही हासिल की जाती है। वो सस्ती पड़ती है, हमारी चीनी महंगी है। बहरहाल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीनी, सुक्रोज का एक मालिक्यूल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एक एक मालिक्यूल के बनने से होता है। और अभी देखते हैं कि शायद इसने चीनी के बनने का अमल भी दिखाया होगा लहरिंजर में। आई एम श्योर कि होना चाहिए इसके अंदर भी इसको। जब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो एक तरफ से OH और एक तरफ से H मिलेंगे, उनके मिलने से एक ग्लाइकोसिड बॉन्ड पैदा होगा। और जब वो दोनों मॉलिक्यूल मिल चुके होंगे तो ज़ाहिर है जो चीज़ बनेगी उसको हम एक डाइसैकेराइड कहेंगे, और उसका नाम है सुक्रोज। याद रखिए कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, इनके मिलने से जो बनती है सुक्रोज वो डाइसैकेराइड है। और चीनी क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ अहमकों की कसरत पाई जाती है, चीनी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। और याद रखिएगा चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में शुगर के पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। कोरोना तो कुछ भी नहीं है, शुगर, टीबी, हेपेटाइटिस, ये वो ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। और उन पे कहीं भी तवज्जो नहीं दी जा रही। दे आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू कोरोना। जी मुझे लगा है जी यहाँ पे करके हम पहुँच गए हैं जहाँ पे टॉपिक चल रहा था। ये फिगर का नंबर याद है किसी को? जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसकी फिगर का नंबर कितना था? सर 7.10 है शायद, क्योंकि 7.9 तक पढ़ा था। अच्छा ठीक हो गया। ये बस आने ही वाला है इसका मतलब। जी बरकत में आ गया, पेज का नंबर अभी 7.11 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 7.11 माल्टोज हमने डिस्कस कर लिया था। और अब यहाँ पे आ जाइए, आगे देखते हैं उसने क्या कुछ दिया हुआ है। जी बिल्कुल मिल गया है जी। ये है जी लैक्टोज, ये फार्मूला है लैक्टोज का। इस तरफ इसको बताना चाहिए था, शो नहीं किया हुआ है इसको। 2 3 4 जी। ये है जी एक अदद गलैक्टोज, और ये है एक अदद ग्लूकोज। नीचे नाम लिखा हुआ है इसने, बीटा डी गलैक्टो पायरेनोसाइल 1/4 बीटा डी ग्लाई ग्लूकोपाइरेनोज के नाम से। बहरहाल आसान ज़बान में ये कह देता हूँ कि ये था एक एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल, और ये था एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज यहाँ पे बीटा है, बीटा ग्लूकोज है, इधर देखिएगा 1 2 3 और 4, इसका 4 नंबर कार्बन, और गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1, दोनों का फर्क नोट करना है। इसमें OH नीचे था 4 पे, इसका 4 का OH ऊपर है। ऊपर का मतलब हो जाएगा कि जो OH है जो राइट साइड पे था चेन फार्मूला में, इसमें वो लेफ्ट साइड पे होता है। इसका 3 रिंग के अंदर है वो, और 4 ये दोनों लेफ्ट पे। बहरहाल ये है जी गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इनके मिलने से जो चीज़ बनी है। इसके बॉन्ड को थोड़ा गौर से देखिए, इसने इसके बॉन्ड को ऐसे करके यूं दायरे में शो किया है, जिससे पहले था उसको इसने ऐसे शो किया था। ये मुख्तलिफ ऑथर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मुख्तलिफ ऑथर्स, चूंकि आप हम सिर्फ लैरेंजर को देख रहे हैं जो आपके पास आपके सिलेबस में नंबर 1 पे दी गई है। मुख्तलिफ ऑथर्स ने इन लिंकेज को, इन बॉन्ड्स को मुख्तलिफ तरीकों से शो किया है। इसने इसको इस तरह से दायरे की शक्ल में शो किया है, इसको इस शक्ल में शो किया, सुक्रोज को इसको इस शक्ल में शो किया है। अदर ऑथर्स इनको लाइनों के साथ भी शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। आपने मुझे फॉलो करना है। कुछ लोग इसको यहाँ पे सी है, ये ओ है, ये सी है, सीधी लाइन की शक्ल में। कुछ लोग इसको ऐसे तिरछी लाइन की शक्ल में शो करते हैं। इसको भी दरमियान में शो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको वैसे ही फॉलो करें जैसे कि आपकी रूटीन लर्न के अंदर किया गया है। अच्छा, मैंने अब 3 चीज़ों का नाम हो चुका हुआ है। सुक्रोज का नाम, इसका फार्मूला भी देखने लगे हम नीचे। ऊपर माल्टोज था, ये लैक्टोज है, और अब आ रही है सुक्रोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, इस तरफ ग्लूकोज है और इस तरफ फ्रुक्टोज है। दोनों जब मिल गए हैं तो इनके मिलने जो चीज बने हैं
वो सुक्रोज कहलाती है, जो कि डाइसैकेराइड है। इसमें भी चेक कीजिएगा, इसमें ये अल्फा है और ये बीटा है, यानी इसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज जो है वो मिले हैं, और इनके मिलने से जो चीज़ बनी है वो सुक्र सुक्रोज कहलाती है, आम चीनी केन शुगर कहलाती है। अच्छा, इसके लिंकेज का नंबरिंग चेक करनी है। इसकी नंबरिंग क्या है, इसने ये लिखा भी होगा, और इसमें बहुत पूरा लिखा हुआ है। अगर सिंपली कहेंगे तो हम कहेंगे इट इज 1-2 लिंकेज। इस 1 और 2 का मतलब है कि इसका कार्बन 1, इसका 2 है। अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसने अल्फा 1 और 2 बीटा, इसका अल्फा 1 है और 2 का बीटा कार्बन जो है, इनके दरमियान में बॉन्ड बना, ये ज्यादा डिटेल है। और ये ग्लाइको का मतलब है कि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान में ये वाला बॉन्ड बना। तीन हो गए। इसने एक चौथी डाइसैकेराइड भी दी है जो कि गैर मारूफ है, आप इससे वाकिफ नहीं है। बहरहाल इसमें ग्लूकोज, चलो इस ग्रुप नहीं है चूंकि गैर मशरूफ है, हमें जो तीन है मैं पहले उन तीनों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ वापस कि ये कहाँ पाई जाती है। सबसे मशहूर तो चीनी है, जिसे आप वाकई करेंगे। अभी जिक्र हुआ कि चीनी हमें गन्ने से और इसके अलावा चुकंदर से तो कमर्शियल हासिल करते हैं। तमाम फ्रूट्स के अंदर जितने भी मीठे फल हैं, मीठे फलों में सुक्रोज पाते हैं। ये लैक्टोज है। लैक्टोज दूध में पाई जाती है। अगर आपको भैंस का खालिस दूध मिल जाए, खालिस दूध हो, उसको चूल्हे पे रखें, गर्म करें, कढ़ाएं, जब वो ठंडा हो जाए उसको पी के देखें, आपको उसमें हल्की सी मिठास महसूस होगी। दोबारा वर्ड कीजिए, मैंने क्या कहा है कि अगर आपको खालिस दूध मिल जाए भैंस का, उसको चूल्हे पे रख के गर्म करें, से वो गर्म नहीं करना बल्कि कढ़ाना है कि वो गाढ़ा हो जाए, मजीद गाढ़ा हो जाए, और फिर उसको ठंडा करना है और फिर पीना है, तो आप महसूस करेंगे कि उसमें हल्की सी मिठास मौजूद है। वो मिठास इस लैक्टोज की वजह से जो दूध के अंदर मौजूद होती है। जो दूध आप दूधी से लेते हैं उसमें 90% चांसेस है कि वो मिलावट वाला होगा, केमिकल्स वाला होगा, या बहुत ज्यादा पानी वाला होगा, तो उसमें ये चीज आपको महसूस नहीं हो इसके, इसमें कोई मिठास है कि नहीं। दो चीजें होगी। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, इसको केन शुगर कहते हैं। और जो सबसे पहले थी माल्टोज, जो कि बैक पेज पर हम देख चुके हैं। जो माल्टोज है, इसकी वजाहत में कर दूं, आजकल छलियां अवेलेबल हैं, बाजार में जाएं या जहां भी छली को बेच रहा है, उसे कदरे नरम वाली छल्ली से कह के दे, उसको कहें भुने, भुनी हुई छल्ली हो सकती है, या वो छली जो सिक्के की शक्ल में जो केरी में दबाई होती है वो। अगर आप जो छली को उसको प्रॉपर पका दिया गया हो उसको खाएं, तो आपको उसके अंदर भी हल्की सी मिठास महसूस होगी। कुछ मकई में तो ज्यादा होती है, कुछ में कम महसूस होती है, वो माल्टोज की वजह से। पर ये है जी तीन सोर्सेज मुख्तलिफ इन शुगर्स के, जो कि ज़्यादा मशहूर और मारूफ हैं, और आपको इनसे वाकिफ होना चाहिए। ये थे जो डाइसैकेराइड्स। अच्छा, चंद एक पॉइंट डाइसैकेराइड के हवाले से। जो डाइसैकेराइड्स हैं ये लेस स्वीट हैं, कम मीठी हैं मोनोसैकेराइड से। फ्रुक्टोज दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठी है, ग्लूकोज से कम मीठी है, बाकी मोनोसैकेराइड भी मीठे हैं। लेकिन जो डाइसैकेराइड्स हैं, अगर चीनी में बहुत मीठी लगती है, लेकिन ये चीनी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों के मुकाबले में कम मीठी है। मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ, आप इस नाम से आई एम नॉट श्योर कि आप वाकिफ होंगे, क्योंकि इसका रवाज मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका हुआ है। हमारे यहाँ ये रवाज था, देहातों में तो बहुत ज़्यादा था, अब भी होगा ज़ाहिर है कुछ जगहों पे, लेकिन चूंकि दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इसके बहुत से नाम हैं। अ, जो एक नाम जो मुझे याद आ रहा है इस वक्त, मुझे दूसरा नाम भूल गया, प्रिया, ये लोकल नेम है। इसका दूसरा नाम भी था एक, और मुझे याद नहीं है। क्या आप में से कोई समझता है, कोई जानता है चीनी का बूरा क्या हो? क्या आप में से किसी को चीनी के बूरे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं? जी। नो सर। जी, पूरी नो क्लास, सर। ये पूरी क्लास से क्वेश्चन है। और खास तौर पे अगर किसी का गांव से ताल्लुक हो, और सेकंड कि कोई ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी इंडिया से माइग्रेट करके आए हों, खास तौर पर। चले, बहरहाल किसी ने जवाब नहीं दिया जी ये वाला। बहरहाल मुझे इसका दूसरा नाम तो भूल गया है इसके। याद रखिए कि हमारे यहाँ लोकली जो लैंग्वेज है उसमें नाम चेंज होते रहते हैं, कुछ लोग इसी को किसी एक नाम से। चीनी का बूरा बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने घर में बचत करना चाह रहे हैं तो तरीका सीख लीजिए। चीनी ले लें, 1 किलो चीनी ले लें, उसमें पानी डाल के उसका शीरा बना लें,
पानी थोड़ा लगेगा, गाढ़ी सा शरबत बन जाएगा। उसको कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रखते हैं, उसको गर्म करना शुरू कर दें। वो एक खास लेवल पे गर्म होगा, उसको उठा उठा के देखते रहें। जब उसकी तार बन जाए, तार का मतलब है कि आप उठाएं तो वो दरमियान में एक तार सी बन जाए, तो उसको चूल्हे से उतार लें। और फिर उसको घोटने से घोटा लगाना है। घोटना वो चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंट जिससे साग को घोटते हैं। ये चीनी बूरे की चूल्हे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इस चीनी के बूरे को खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीनी से ज्यादा मीठा। ये देसी तरीका है इसको तैयार करने का। अगर उसमें साथ थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए तो वो ज्यादा जल्दी बन जाएगा और ज्यादा बेहतर बन जाएगा। चीनी का बूरा, जब चीनी को गर्म करते हैं खासतौर पर लीमू की मौजूदगी में, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है काफी ज्यादा, जिसका जायका ज्यादा मीठा हो जाता है। वह ये है जी चीनी के बूरे का तरीका। ये चावलों पे और सोइयों पे देसी घी डाल के खाया जाता था। और इसको कुछ इलाकों में प्रिया कहते हैं, कुछ इलाकों में उसके कुछ और भी नाम है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मुझे इसको देखे हुए। अब इसका रवाज तकरीबन शहरों में तो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मिठाइयाँ आ गई हैं, पहले मिठाइयाँ नहीं होती थी और इसको बहुत शौक से खाया जाता है। ये यहाँ पे जो ऊपर हमने टेबल, बहुत पहले टेबल देखा था, ये उस टेबल में जो मुख्तलिफ शुगर्स हैं मोनोसैकराइड्स, उनकी एब्रीवेशन थी। दीज आर द एब्रीवेशन। मसलन एफ आर यू फ्रुक्टोज के लिए है, जी ए एल गैलेक्टोज के लिए है, जी एल सी ग्लूकोज के लिए है, एक्स वाई एल जाइलोज के लिए है, और ऑनवर्ड कुछ डेरिवेटिव्स के लिए। इनको याद कर लीजिएगा, पूछी जा सकती। डाइसैकेराइड्स, जी ये समरी है जी। समरी जो कुछ हमने पढ़ा है ये उसके हवाले से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने प्रॉपर नहीं पढ़ी हैं और उनको भी हमने पढ़ना है। हाँ, और उसमें से एक हेडिंग मुझे ये नजर आ रहा है जी यहाँ पे, ओलिगोसैकेराइड। चूंकि ये लफ्ज आपने इंटर में पढ़ा था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर दो से लेके दो, तीन, चार, पाँच चंद एक शुगर मॉलिक्यूल मिल जाएं, अगर दो हों तो उसको डाइसैकेराइड कहेंगे, तीन है तो ट्राइसैकेराइड है, चार हो जाए टेट्रासैकेराइड, पांच हो तो पेंटासैकेराइड, छह होंगे तो हेक्सासैकेराइड। हम मैक्सिमम इस तरीके से तकरीबन 9 तक जा सकते हैं। तो इन सब को जो नाम दिया जाता है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। लेकिन इसमें मशहूर सिर्फ डाइसैकेराइड्स, मशहूर सिर्फ डाइसैकेराइड्स है। इन सब में भी वही ग्लाइकोसिलेट लिंकेज होता है। और ये जब ब्रेकडाउन होती है पॉलीसैकेराइड की, तो उस वक्त भी जो है ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। ये था जी ओलिगोसैकेराइड के हवाले से इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो तस्वीर आप देख सकते हैं, दोबारा मैं इसको ऐसे करने लगा, एक नया लफ्ज आपके लिए। आप, और ये हमारे अगले टॉपिक में आनी है एक्चुअली। इसमें डायग्राम ये टेबल की शक्ल में दिया हुआ है इसने, ये असल में बाद में होना चाहिए था। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होना है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की टाइप्स। अब जो कि ये टेबल आगे चला जाएगा, मैं तरह के बाद में दिखाने के लिए इसको भी दिखा देता हूँ। और टाइम भी खत्म होने वाला है, जस्ट कोई 2-4 2-3 मिनट तक हमारा जूम बंद हो जाएगा। टॉपिक इतना हो गया हमारा, इतना ही काफी है। पॉलीसैकेराइड का मतलब है जिसमें बहुत से शुगर यूनिट हो। प्रैक्टिकली तो अगर 10 से शुरू हो जाए, हम 10 से लें तो 10, 20, 100, 1000। लेकिन जो प्रैक्टिकली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटलीस्ट 500, 1000, 3000, 6000 यूनिट भी हो सकते हैं। जब बहुत से मॉलिक्यूल सारे सेम हो, एक जैसे हो, तो उसे होमोपोलीसैकेराइड कहते हैं। ये अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांच। तस्वीरों को और से देखिएगा, दिस इज अनब्रांच्ड होमोपोलीसैकेराइड। होमो इसलिए फर्स्ट कर लें कि ये ग्लूकोज है, ये सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। और जो चीज़ बनी है ये सारे सारे एक लाइन के अंदर है। अनब्रांच हो गया, और चूंकि सब एक जैसे हैं, होमो है, बहुत से हैं, तो पॉलीसैकेराइड है। अब इन दोनों को फर्क नोट करें। इसमें यहाँ पे ब्रांच है, दो ब्रांचेस आपको जुड़ी हुई नजर आ रही है। ये ब्रांच यहाँ पे जुड़ी हुई है ना, चाहिए ये ब्रांच कहलाएगा। ये ब्रांच होने के बावजूद दोनों होमो है। अब यहाँ पे ये हेट्रोपोलीसैकेराइड्स। अगर सिर्फ दो किस्में मिले तो वो भी हेट्रोपोलीसैकेराइड है, लेकिन टू मोनोमर्स टाइप ये अनब्रांच्ड है। अगर दो से ज्यादा किस्म के मिल जाए, इसमें सिर्फ आपसे रेड और ब्लू, इनका फर्ज कर लें, एक्सपोज कर लेते हैं कि एक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। इस एक, दो, तीन डिफरेंट कितना चाहिए,
मल्टीपल मोनोमर्स और साथ साथ इससे ये ब्रांच है। तो देखिए ये भी ब्रांच हो सकते हैं, ये भी ब्रांच हो सकते हैं, ब्रांच को भी, और ये भी हो सकते हैं। जो ये वाले थे ये भी ब्रांच है, इस तरह भी ब्रांच हो सकते हैं, इस तरह वाले भी ब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच की वजाहत आगे, फिर ज्यादा आगे चला गया। ये मूव जब करते हैं तो बहुत तेजी से मूव हो जाता है कर्सर इसका। बहरहाल ये तारुफ था सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स का। दोबारा गौर कीजिएगा, जो पहली डायग्राम थी सिंपल जिसमें एक ही तरह की चेन, उसकी पहली एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च की भी दो टाइप्स हैं, स्टार्च की एक टाइप जो है उस तरह की होती है। सेकंड एग्जांपल इसकी है सेलुलोज। सेलुलोज इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स बहुत लंबी चेन, 1000 से लेके 6000 तक एक लंबाई के रूप में मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। और दैट इज होमोपोलीसैकेराइड। स्टार्च में 500 तक मॉलिक्यूल की चेन हो सकती है, एक या ज्यादा चेन जो छोटी हो जाएंगी और उसमें ब्रांचेस भी आ जाएंगी। ये था जी तारुफ पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स पानी में हल नहीं होते। पॉलीसैकेराइड्स पानी में हल नहीं होते। पॉलीसैकेराइड के लिए ग्लाइकन का यूज किया जाता है। होमो और हेट्रो डिस्कस हो गया आपके सामने, और होमो हेट्रो के साथ तस्वीर में भी डिस्कस हो गई है जी। अब आगे, ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये आमतौर पर पानी में हल नहीं होते, आमतौर पर पीछे नहीं होते, मजबूत होते हैं, स्ट्रक्चरल मेटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पौधों की सेल वॉल और इवन जो फंगल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल में भी पेचीदा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। लेकिन सेलुलोज सबसे मशहूर और मारूफ है। बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद पेप्टिडोग्लाइकन, उसमें जो ग्लाइकन पोर्शन है वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बना हुआ होता है। पॉलीसैकेराइड्स, चूंकि मैंने नाम लिया है भी आपके सामने, स्टार्च का नाम आया, ग्लाइकोजन का नाम, सेलुलोज। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है। हर किसी भी जानदार के अंदर स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। लेकिन स्टार्च वेरिएबल हो सकता है। स्टार्च हो सकता है कि एक स्टार्च में 400 ग्लूकोज यूनिट हो, एक में 450 हो, 500 हो, 600 हो, 550। मैंने एग्री फिगर बोली, बल्कि ये स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में 531, और उसमें डिफरेंट फिगर्स आ गई हैं, ग्लूकोज का यूनिट है तो वो भी स्टार्च ही कहलाएगा। मुख्तलिफ पौधों के स्टार्च के ग्रेन्यूल्स की शेप मुख्तलिफ होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती है। और ये टॉपिक अभी चलेगा, चूंकि हमारा टाइम वेस्ट खत्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम आगे हम डिस्कस कर सकेंगे। स्टार्च हमारा जो है जी मेन डिस्कस हो गया है। हमारा अगला टॉपिक इसमें होगा सम ओवरसेट आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फ्यूल। फ्यूल ईंधन को कहते हैं। प्लांट्स में सेलुलोज, स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन, और ऐसे कुछ और जानदारों में अदर टाइप्स ऑफ जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनको स्टोरेज मटेरियल के तौर पे और इसको बाद में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और